हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निडोज में। तो अब तक हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम के सारे केसेस कर चुके हैं। अब हम लोग सपोर्ट कंडीशन को बदलेंगे और डिफरेंट डिफरेंट लोडिंग कंडीशन पे उस बीम का एनालिसिस करेंगे। तो अब हम लोग जो हमारा नेक्स्ट एनालिसिस होगा वो फिक्स्ड बीम का होगा, जो बोथ साइड से फिक्स्ड है। कहने का मतलब उसके दोनों साइड पे फिक्स सपोर्ट लगे हुए हैं। तो दोनों साइड से फिक्स होने के बाद लोडिंग कंडीशन को बदलेंगे और डिफरेंट डिफरेंट लोडिंग कंडीशन पे उस फिक्स्ड बीम का एनालिसिस करेंगे, उसको क्लास 4 को फाइंड आउट करेंगे। तो पहला जो एनालिसिस है आज के क्लास का हमारा, वो जो पॉइंट लोड होगा और पॉइंट लोड उस बीम के सेंटर पे एक्ट कर रहा होगा, मतलब सेंट्रल पॉइंट लोड है और वो फिक्स्ड बीम पे एक्ट कर रहा है। तो चलिए इसको क्लैप्स को फाइंड आउट करते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिक्स्ड बीम का, जो बोथ साइड से फिक्स्ड है, ए और बी। ये दोनों साइड पे, दोनों एंड पे इसके फिक्स सपोर्ट लगे हुए हैं और इसके पास एक बीच में, मतलब सेंटर पे सेंट्रल पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है डब्ल्यू का। ठीक है, तो इसके लेंथ को मैंने एल बोल दिया, इसके लेंथ को मैंने एल बोल दिया और ये L/2 हो जाएगा और ये L/2 हो जाएगा। ये डिस्टेंस L/2 हो जाएगा क्योंकि ये पॉइंट लोड सेंटर पे एक्ट कर रहा है। तो ये इस पूरे बीम को बाइसेक्ट कर रहा होगा टू इक्वल पार्ट में। ठीक है, तो हमको बीम बनाते ही सबसे पहला काम, देखिए हम आपके फंडामेंटल को, कहने का मतलब आपके नंबर ऑफ हिंजेस को और लोकेशन ऑफ हिंजेस को इसलिए पहले से डेवलप कर रहे थे क्योंकि पहले उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं था। क्योंकि सिंपली सपोर्टेड बीम में जो नंबर ऑफ हिंजेस निकल के आता है वो हमेशा 1 निकल के आता है और लोकेशन तो फिक्स होता है उसका। लेकिन फिर भी हमने पहले इसको डिस्कस किया, नंबर ऑफ हिंजेस को, लोकेशन ऑफ हिंजेस को पहले अच्छे से डिस्कस किया, ताकि अच्छे से डिस्कस इसलिए किया क्योंकि आगे आने वाले, जैसे कि अब जो भी कंडीशन आएगा उसमें एक हिंज से काम नहीं चलेगा। 1 हिंज, 2 हिंज, 3 हिंज, ऐसे करके नंबर ऑफ हिंजेस बढ़ेंगे। अब नंबर ऑफ हिंजेस बढ़ेंगे तो लोकेशन ऑफ हिंजेस ज़्यादा होंगे, मतलब 2-3 लोकेशन आएंगे। अब 2-3 लोकेशन का सीक्वेंस भी इंपॉर्टेंस होता है। हम सीक्वेंस का भी बात कर चुके हैं। सीक्वेंस की बात इसलिए कर चुके हैं क्योंकि पिछले क्लास में जब हम सिंपली सपोर्टेड बीम का डिस्कशन कर रहे थे तो उसमें मैंने ये बताया था कि जहां बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा सबसे पहले प्लास्टिक मोमेंट वहीं पे रीच करेगा। अब वो मोमेंट ज़्यादा होगा तो वो सेकंड सबसे पहले ज़्यादा वाले मोमेंट के पास बनेगा। उसके बाद अगर हमको सेकंड हिंज बनाना होगा, सेकंड हिंज बनना होगा, तो फिर सेकंड जो हिंज होगा वो सेकंड मोमेंट वाले पे बनेगा, मतलब सेकंड हाईएस्ट मोमेंट होगा उस पर बनेगा। तो इसका बात हम लोग पहले से ही इसलिए डिस्कस कर रहे थे ताकि आगे जो आएगा प्रॉब्लम उन पे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, सीधा आपका थॉट उसी पे जाए, सब सीधा आपका सोच वहीं पे होना चाहिए। तो सबसे पहला सोच जो हमारा होना चाहिए वो वही होना चाहिए कि हम लोग अब नंबर ऑफ हिंजेस की बात करें। सबसे पहले तो नंबर ऑफ हिंजेस से पहले किसी चीज़ की बात नहीं करेंगे। तो नंबर ऑफ हिंज की बात करें अगर, तो नंबर ऑफ हिंज फाइंड करने के लिए हमको डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी फाइंड करना बीम का आना चाहिए। अब डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी इस बीम का पता करना है हमको। अब डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी पता करने के लिए नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने हैं, इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितने हैं, उनका पता लगाना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ रिएक्शन की बात करें तो सिंपली सपोर्टेड बीम के पास, फिक्स्ड बीम के पास 3 रिएक्शन होते हैं। फिक्स सपोर्ट के पास 3 रिएक्शन होते हैं। ये वर्टिकली रिस्ट्रेंट भी होता है, हॉरिजॉन्टली भी रिस्ट्रेंट होता है। हॉरिजॉन्टली भी मूव नहीं कर सकता है, ना वर्टिकली मूव कर सकता है और ना ही इस पॉइंट पे रोटेट कर सकता है। ये बीम इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर सकता है, फिक्स अबाउट। तो इसलिए बेंडिंग मोमेंट भी जनरेट होता है उसके रेजिस्टेंस के लिए। तो जब बेंडिंग मोमेंट जनरेट होता है, तीनों रिएक्शन आ गए इसके पास, वर्टिकल फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स और बेंडिंग मोमेंट, तीनों आ गए इसके पास, तीनों रिएक्शंस आ गए। वहाँ पे सेम चीज़ यहाँ पे भी आएगा, वर्टिकल आएगा, हॉरिजॉन्टल आएगा और यहाँ पे भी मोमेंट आएगा। ठीक है, अब डिग्री ऑफ स्टैटिक इंटरवेंशन निकालने के लिए हमको नंबर ऑफ अननोन पता होना चाहिए। तो नंबर ऑफ अननोन तो पता चल गया हमके पास, ये 1 है, 2 है, 3 है, 1 है, 2 है, 3 है। तो 3 3 6, मतलब नंबर ऑफ रिएक्शंस की बात करें अगर, तो नंबर ऑफ रिएक्शंस की बात करें तो 6 रिएक्शंस हमारे पास आ चुके हैं। अब 6 रिएक्शंस आ चुके हैं तो ये 6 रिएक्शनों को फाइंड आउट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, ये पता लगाना पड़ेगा। अब क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितने हैं, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन की बात करें अगर, तो वो हमारे पास 3 ही होते हैं 2D स्ट्रक्चर के लिए। अगर 2D स्ट्रक्चर के लिए इक्विलिब्रियम इक्वेशन की बात करें, ये सब देखिए पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर पहले लेक्चर मिस किए हुए हैं तो आप पहले के लेक्चर का जाकर देखिए, तब जाके ये सब आपका क्लियर हो पाएगा कि रिएक्शंस और इक्विलिब्रियम इक्वेशन कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं। इसके बारे में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। हालांकि ये स्टील स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, ये स्ट्रेंथ ऑफ क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर एनालिसिस का पार्ट है, लेकिन फिर भी हम लोग लिटिल बिट मतलब डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन हमारे पास 3 निकल के आते हैं, समेशन x0, समेशन y0। जो एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स होना चाहिए वो 0 होना चाहिए इक्विलिब्रियम में किसी बॉडी को होने के लिए, वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होना चाहिए और नेट मोमेंट भी वो 0 होना चाहिए किसी भी 2D स्ट्रक्चर के अंदर। अब ये क्योंकि 2D स्ट्रक्चर है तो 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन है हमारे पास और रिएक्शन आ गए 6। लेकिन फिर भी चलिए एक इक्वेशन, एक कंडीशन की मदद से, जैसे कि हमको पता है कि ये HA है, मतलब हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है, और ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट B है, ये VA है और ये VB है, ये MA है और ये MB है। तो हमको ये पता है कि इस
फिक्स्ड बीम पे कोई भी हॉरिजॉन्टल लोड नहीं है, कोई भी हॉरिजॉन्टल लोड नहीं है, कहने का मतलब हॉरिजॉन्टल लोड नहीं है तो ये HA और HB तो नहीं आने वाले हैं। तो HA और HB इक्वल टू 0 कर सकते हैं आप किसकी मदद से, समेशन x इक्वल टू 0, क्योंकि x डायरेक्शन में जो फोर्सेज होने चाहिए उनका समेशन 0 होना चाहिए, मतलब नेक्स्ट फोर्स 0 होना चाहिए। इसका मतलब HA और HB को बराबर होना पड़ेगा, अब बराबर और विथ नेगेटिव, मतलब क्या बोलते हैं, विथ अपोजिट डायरेक्शन, तब जाके ये बराबर हो पाएंगे और अपोजिट डायरेक्शन होने के बाद कट हो पाएंगे, नेट फोर्स 0 हो पाएगा। तो HA और HB को 0 होना पड़ेगा क्योंकि इसके पास कोई भी हॉरिजॉन्टल लोड नहीं है। हॉरिजॉन्टल लोड नहीं है तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं आएंगे, हॉरिजॉन्टल लोड नहीं है तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी नहीं आएंगे। तो ये HA और HB को 0 होना पड़ेगा। तो HA और HB को 0 होने के लिए हम लोगों ने किस इक्वेशन को यूज किया, हम लोगों ने समेशन x इक्वल टू 0 इक्विलिब्रियम कंडीशन को यूज कर लिया। ये भी इक्विलिब्रियम कंडीशन है जिसका यूज करके मैंने ये बता दिया कि HA प्लस HE मतलब HA और HB दोनों क्या होंगे, 0 होंगे। तो मैंने ये बता दिया। तो अब जब इसके रिएक्शंस बच गए, वो कितने रिएक्शंस बच गए, अब मॉडिफाइड रिएक्शन कितने बच गए इसके पास, मॉडिफाइड रिएक्शन 4 बच गए, जिसको जिसको आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो अब नंबर ऑफ रिएक्शन 4 बच गए क्योंकि ये दोनों तो 0 हो चुके हैं। तो नंबर ऑफ रिएक्शन 1, 2 और 3, 4 बच चुके हैं। नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितने बच गए, वो तो 2 ही बच पाए, क्योंकि एक इक्विलिब्रियम इक्वेशन का मैंने यूज कर लिया क्या फाइंड आउट करने में, इसका यूज कर लिया मैंने इसको फाइंड आउट करने में। तो अब फर्दर 4 रिएक्शन को फाइंड आउट करने के लिए मैं 2 इक्विलिब्रियम इक्वेशन को ही यूज कर सकता हूं, क्योंकि इसका तो मैंने यूज ऑलरेडी कर चुका है इसको फाइंड आउट करने के लिए। तो अब देखिए, अब डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी आप लोग बता सकते हैं। डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी जो होगा वो नंबर ऑफ रिएक्शंस माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन निकल के आएगा। तो ये नंबर ऑफ रिएक्शन कितने हैं हमारे पास, 4 हैं, और नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन 2 है। तो इसका मतलब इसकी डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी 2 आ गई। अब 2 स्टैटिक इंडिटरमिनेसी का मतलब भी आपको हम समझा दिए थे कि स्टैटिक इंडिटरमिनेसी का मतलब क्या होता है। तो इसके पास ऐसे 2 रिएक्शंस हैं जिसको आप इक्विलिब्रियम इक्वेशन से इक्विलिब्रियम इक्वेशन से फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। मतलब इसके पास 2 अननोन, ऐसा देखिए 4 अननोन है, हालांकि 6 अननोन है, 6 अननोन में 2 इक्वेशन, 2 अननोन तो ऐसे ही फाइंड आउट हो चुके थे। बाकी बचे हुए 4 अननोन में से 2 अननोन तो फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम इक्वेशन की मदद से, लेकिन बाकी 2 ऐसे अननोन बच जाएंगे जिसको हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो हम लोग उसके लिए कंपैटिबिलिटी कंडीशन को यूज करते हैं। तो वो क्या कैसे यूज करते हैं, वो स्ट्रक्चर का पार्ट है या फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पार्ट है। हमारा मेन पार्ट था बस इस चीज को बता देना, उसके बाद नंबर ऑफ फ्रिंजेस को बताना और उसको फेल्यूर करवाना। तो उसके बेसिक पार्ट में नहीं जाते हैं, बेसिक पार्ट में जाएंगे तो और ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा हमारा। तो हम लोग स्टैटिक इंडिटरमिनेसी इसका बता चुके हैं 2 होगा। अब हम लोग इसके नंबर ऑफ हिंजेस को फाइंड आउट करते हैं। तो नंबर ऑफ हिंजेस के बारे में पता है आपको। नंबर ऑफ हिंजेस को अगर देखें तो वो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी प्लस 1, मतलब एक ज़्यादा हिंज बनानी पड़ती है डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, क्योंकि अगर डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी के बराबर हिंज बनाए तो वो एक डिटरमिनेट स्ट्रक्चर बन जाएगा, लेकिन फिर भी वो अभी भी स्टेबल होगा, वो मैकेनिज्म में इंटर नहीं करेगा। तो हमको डिग्री ऑफ मतलब डिटरमिनेट स्ट्रक्चर बनाने के बाद भी एक एक्स्ट्रा हिंज बनाना पड़ता है ताकि वो स्ट्रक्चर मैकेनिज्म में जा सके। तो हमको पता है कि डिटरमिनेट बनाने के लिए अगर नंबर ऑफ हिंजेस की बात की जाए डिटरमिनेट के लिए, तो डिटरमिनेट के लिए नंबर ऑफ हिंजेस की बात की जाए तो वो ds के बराबर ही ऐड करना पड़ेगा, मतलब 2 ऐड करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैकेनिज्म कराने के लिए बात की जाए, मैकेनिज्म की बात की जाए कि मैकेनिज्म कराने के लिए कितना हिंज प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो वो ds प्लस 1 मतलब एक हिंज ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि डिटरमिनेट स्ट्रक्चर भी एक स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। इसलिए ये स्टेबल है, ये मैकेनिज्म में इंटर नहीं किया, लेकिन मैकेनिज्म करवाने के लिए एक एक्स्ट्रा हिंज चाहिए ताकि अब वो स्ट्रक्चर फेल हो जाए, अब वो स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाएगा, उसका कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा। तो हमको 2 + 1 मतलब 3 हिंज के बराबर हिंज ऐड करना पड़ेगा, मतलब इसमें 3 हिंज बनेंगे। अब सिंपली सपोर्टेड में 1 हिंज बनता था, इसमें 3 हिंज बनेगा, तो केस समथिंग तो डिफरेंट होने वाला है, ये इंटरेस्टिंग होने वाला है थोड़ा सा। तो चलिए नंबर ऑफ हिंजेस की बात कर चुके हैं, अब लोकेशन ऑफ हिंजेस की बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ हिंजेस और लोकेशन ऑफ हिंजेस का सेपरेट लेक्चर है, वो जाके देखिए, अगर नहीं देखे हो तो वो फिर ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपका। नंबर ऑफ हिंजेस और लोकेशन ऑफ हिंजेस जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अब नंबर ऑफ हिंजेस तो 3 निकल के आ गया, यहाँ पे मैंने 3 ले देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि 3 हिंज बनाने हैं इसमें, ठीक है। अब लोकेशन ऑफ हिंजेस के लिए हमको पता है कि लोकेशन ऑफ हिंज के लिए क्या करना होता है, बॉडी का या तो बॉडी देख के भी पता चल जाएगा कि या तो वो हिंज पॉइंट के नीचे बन सकता है या फिर वो फिक्स सपोर्ट पे बन सकता है। तो ये सब क्या बोलते हैं पॉसिबिलिटीज था, ये श्योर नहीं था। डैम श्योर करने के लिए आपको किसी भी स्ट्रक्चर का बीएमडी बनाना पड़ेगा। अगर आप स्ट्रक्चर का बीएमडी बनाएंगे तो आपको ये सबसे पहला जो पॉइंट था, जो सबसे आपको हिंज बनाने की जहाँ लोकेशन है उसको इंश्योर कर देता है कि हाँ भाई हिंज वहीं पे बनेंगे, वो मैक्सिमम मोमेंट होता है, वो इकलौता पॉइंट है जो एकदम डैम श्योर होता है कि हाँ वहाँ हिंज बनाना ही बनाना है। तो वो हमारा जो पहला पॉइंट था क्या था कि बीएमडी बनाइए और बीएमडी से चेक कीजिए कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ आता है। जहाँ भी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा सबसे पहला हिंज वहीं पे बनेगा, और उसके बाद अगर ज्यादा हिंज बनाने होंगे तो उसके सेकंड हाईएस्ट हिंज मोमेंट पे जाएंगे, उसके बाद थर्ड हाईएस्ट मोमेंट पे जाएंगे। जितना हिंज बनाना होगा उसके हिसाब से हम लोग हाईएस्ट मोमेंट को देखते रहेंगे।
तो चलिए इसके बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को बेंडिंग मोमेंट को ड्रॉ करते हैं। जब इसके आप बेंडिंग मोमेंट को ड्रॉ करेंगे, बीएमडी ड्रॉ करेंगे, तो बीएमडी ध्यान दीजिए, बीएमडी ड्रॉ करने के लिए अब बीएमडी ड्रॉ करने का अलग, क्योंकि ये फिक्स सपोर्ट है, आप रिएक्शंस को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, तो अब बीएमडी ड्रॉ करने में आपको डिफिकल्टी होगी। तो इसलिए इस टाइप के स्ट्रक्चर को बीएमडी ड्रॉ करने के लिए हम लोग अलग अलग थ्योरम यूज करते हैं जो कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो उन थ्योरम्स का यूज करके आप इसका बीएमडी ड्रॉ कीजिएगा। अब इतना ज़्यादा बीएमडी ड्रॉ करने के डिटेल में नहीं जाते हैं, लेक्चर बड़ा हो जाएगा और थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो आप 100 में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, क्योंकि स्टील स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो आप इसका मतलब 100 में डेफिनेटली पढ़ चुके होंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को। तो आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ चुके हैं तो इसका बीएमडी ड्रॉ कर लीजिएगा। तो इसका बीएमडी जब ड्रॉ कीजिएगा तो वो बीएमडी कुछ ऐसा आएगा। वो बीएमडी कुछ ऐसा आएगा, नीचे नेगेटिव मोमेंट आएगा, यहाँ पे सपोर्ट के पास नेगेटिव मोमेंट आएगा और पॉइंट लोड मतलब सेंट्रल पार्ट पे पॉजिटिव मोमेंट आएगा। अब ये मोमेंट का मैग्नीट्यूड कितना होता है? ये मोमेंट का मैग्नीट्यूड होता है, अगर यहाँ से इस मोमेंट की बात देखें तो WL/8 होता है। तो जब इसके बेंडिंग मोमेंट का मैग्नीट्यूड निकालिएगा वो सेंटर पे WL/8 आएगा और सपोर्ट के पास भी WL/8 आएगा और यहाँ भी WL/8 आएगा। बस डायरेक्शन अपोजिट होगा, ये पॉजिटिव मोमेंट होगा और ये नेगेटिव मोमेंट होगा। कहने का मतलब ये सैगिंग कॉज करेगा और ये हॉगिंग कॉज करेगा, मतलब सपोर्ट के पास बीम के अंदर हॉगिंग देखने को मिलेगा और सेंट्रल पार्ट पे बीम के अंदर सैगिंग देखने को मिलेगा। तो इसका डिफ्लेक्शन कर्व भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, वो आप देख लीजिएगा खुद से, क्योंकि वो इसका पार्ट नहीं है। हम लोग कोलैप्स लोड फाइंड आउट करने में डिफ्लेक्शन कर्व का कोई यूज नहीं करेंगे। तो चलिए, अब तो हम लोग इसके नंबर ऑफ हिंजेस को भी फाइंड आउट कर चुके हैं और बीएमडी को भी बना चुके हैं। इसका मतलब बीएमडी से ये पता चल जाएगा कि वो हिंज जो 3 बनने हैं वो कहाँ कहाँ बनेंगे। आप खुद से इस चीज़ को देख सकते हैं, क्योंकि जो मैक्सिमम मोमेंट आ रहा है ना इस बीम में वो WL/8 का आ रहा है और सेम मैग्नीट्यूड का मोमेंट 3 जगह पे आ रहा है। ऐसा भी नहीं कि एक जगह पे भाई पहला हिंज वहां बन जाएगा, नहीं, ये सेम मोमेंट जो WL/8 है, WL/8 है, WL 3 जगह आ रहा है, मतलब ए के पास, बी के पास और सी के पास। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो मोमेंट मतलब हिंज बनेगा कहाँ। तो सबसे पहली बात कि हमको हिंज 3 बनाने हैं, तो पहला हिंज कहाँ बनता? जहां मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है, तो यहां बन जाएगा पहला हिंज, यहां पहला हिंज बन जाएगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हिंज तो 3 बनाने हैं, तो हिंज तो 3 बनाने हैं तो हिंज 3 लोकेशन बनेगा। अब 3 लोकेशन कौन कौन से होंगे? यही तीनों में से कोई एक होगा, ये होगा, ये होगा, या फिर ये होगा, या फिर ये होगा, क्योंकि इसके बाद इसके अलावा इन तीनों पॉइंट के अलावा जो मोमेंट है वो हर जगह सबसे कम है, मतलब कम मोमेंट है। तो कम मोमेंट होने की वजह से सबसे मैक्सिमम मोमेंट चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो वो सेंटर पे ही आ रहा है और सपोर्ट के पास आ रहा है। तो हमारा तीनों हिंज तो यही बनने हैं। अब 3 हिंज है, 3 लोकेशन है, बना दीजिए। अब आती है बात सीक्वेंस की कि सीक्वेंस क्या होगा हिंज बनने का, क्योंकि हिंज बनने की सीक्वेंस होती है। सबसे ज़्यादा जहां मोमेंट होता है सबसे पहला हिंज वहीं पे बनता है, उसके बाद जो मोमेंट होगा उसके बाद सेकंड हिंज वहां बनेगा, उसके बाद जो मोमेंट होगा वो थर्ड हिंज वहां बनेगा। लेकिन यहाँ पे मोमेंट भी तो बराबर है, WL/8 WL/8 WL/8। इसका मतलब तीनों हिंज होंगे वो एक साथ बन जाएंगे धड़ाक से। तो साइमल्टेनियसली तीनों हिंज बनेंगे और तीनों हिंज का लोकेशन फिक्स हो चुका है, यहाँ, यहाँ और यहाँ बनेंगे। तो चलिए लोकेशन ऑफ हिंजेस की बात कर चुके हैं, सीक्वेंस ऑफ हिंजेस की बात कर चुके हैं। तो सीक्वेंस ऑफ हिंज पे मैं यहाँ पे एक नोट लिख देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ पता रहे। तो ये चीज़ आप ड्रॉ कर लीजिएगा, ये सब पार्ट को नेग्लेक्ट कर लीजिएगा। मेरे ये सब करने से पहले ही आप इस चीज़ को ड्रॉ कर लीजिए नोटबुक पे, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो यहाँ पे लोकेशन ऑफ हिंजेस और सीक्वेंस ऑफ हिंजेस के लिए एक नोट लिख देते हैं, क्योंकि मतलब सिंस मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट and maximum negative bending moment are equal, since maximum positive bending moment and maximum negative bending moment are equal, so all the 3 hinges, हमको 3 hinges बनाने हैं, तो all the 3 hinges will form at ABC पे तो बनेंगे ही बनेंगे, at ABC simultaneously। साइमल्टेनियसली बनेंगे ये भी पता चल चुका है, ठीक है। एंड मैकेनिज्म अकर, अब जैसे ही 3 हिंज बनेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ जो रिक्वायर्ड हिंज था 3 के बराबर वो पहुंच चुका है, अब नंबर ऑफ हिंज उतने पहुंच चुके तो इसका मतलब मैकेनिज्म होगा, क्योंकि वो बॉडी तो स्ट्रक्चर स्टेबल रह नहीं जाएगा उसके बाद। तो ठीक है, ये नोट को लिख लीजिएगा। उसके बाद अब हम लोग फाइनली आते हैं कि हम लोग कोलैप्स लोड कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अब हम लोग कोलैप्स लोड फाइंड आउट करने के लिए थोड़ा सा एक फ्रेश डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि इसमें हमको उसका रोटेटेड डायग्राम बनाना भी है।
तो ए हो गया, ये बी हो गया, ये फिक्स सपोर्ट हो गया, ये और ये डब्ल्यू लोड हो गया जो कि सेंटर पे एक्ट कर रहा है, ये इससे पता चल रहा है L/2 से। तो ठीक है, अब हमारा 3 हिंज तो कंफर्म हो चुका है। 3 हिंज का लोकेशन दिखा दीजिए, पहला हिंज, दूसरा हिंज और तीसरा हिंज, तीनों हिंज साथ बनेंगे, ये भी पता चल चुका है। तो साथ बनेंगे, तो साथ ही बनेंगे, तो बॉडी जब तक ये तीनों नहीं बनते हैं तब तक बॉडी इलास्टिक रहेगा, बाकायदा इलास्टिक रहेगा, बाकायदा स्टेबल होगा। लेकिन जैसे ही वो तीनों हिंज जैसे ही बने, वो बॉडी प्लास्टिक में चला जाएगा और उसका मैकेनिज्म अगर कर जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा हमेशा। तो जब 3 हिंज बन चुके हैं तो इसका मैकेनिज्म करा दीजिए, क्योंकि ये यहाँ पे हिंज बन चुका है तो यहाँ पे भी एमपी आएगा, यहाँ हिंज बन चुका है, यहाँ पे भी एमपी के बराबर पहुंच चुका होगा, यहाँ पे एमपी हिंज बन चुका है तो यहाँ पे भी जो मूवमेंट है हमारा वो एमपी पे पहुंच चुका होगा। तो तीनों जगह जो हमारा मूवमेंट है वो एमपी पे पहुंच चुका होगा, एमपी पे पहुंच चुका होगा, तभी तो हिंज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये चीज़ कंफर्म हो गया। अब इसका डिफ्लेक्शन कर्व बनाइए, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा और ये रोटेटर पे यहाँ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इस बार भी रोटेशन होगा, ये बॉडी रोटेशन का डायरेक्शन देखिएगा, ये बॉडी यहाँ ऐसे होता, ये बीम जो होता ऐसे होता जब तक ये लोड नहीं एक्ट कराता और वो अनस्टेबल नहीं हुआ होता तो वो बॉडी ऐसे होता। अनस्टेबिलिटी के बाद बॉडी ऐसे चली गई, इसका मतलब इसमें थीटा का रोटेशन ऐसे देखने को मिला। ठीक है, क्योंकि ये लेंथ बराबर है, ये लेंथ बराबर होंगे, तो ये लेंथ बराबर होगा तो इसका मतलब ये एंगल सेम होगा। तो ये भी यहाँ पे भी थीटा का रोटेशन होगा, यहाँ भी थीटा दिखा दिया मैंने। अब सवाल ये पैदा होता है, ठीक है, तो थीटा थीटा थीटा। अब क्योंकि देखिए यहाँ पे भी कुछ रिएक्शंस आएंगे इस डब्ल्यू की वजह से, ये यहाँ पे कुछ रिएक्शन आएगा जो कि VA होगा, यहाँ भी रिएक्शन आएगा जो कि VB होगा। तो हमको रिएक्शन से मतलब नहीं है। अब क्या होना है, तो हाँ, और अगर ये डब्ल्यू एक्ट नहीं कर रहा होता और ये मैकेनिज्म में नहीं गया होता तो ये बॉडी, ये जो मेंबर यहाँ पे है वो मेंबर ऐसे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पड़ा होता। अगर इस पॉइंट के लिए देखें तो इस पॉइंट के लिए देखें तो ये बॉडी ऐसे पड़ा होता, लेकिन ये बॉडी यहाँ चला गया, रोटेट हो गया। तो इसमें जो थीटा दिखाइएगा, थीटा यहाँ भी दिखा सकते हैं ऐसे करके, तो ये हो गया थीटा। यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे थीटा दिखा सकते हैं। तो एक काम कर सकते हैं, आप इस थीटा को यहाँ दिखा सकते हैं, इस मेंबर को ऐसे करके, आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं। इस मेंबर को ऐसे एक्सटेंड कर दीजिए, एक्सटेंड कीजिएगा तो आपको जो ये थीटा होगा, जो ये थीटा यहाँ दिखाई दे रहा है, ये थीटा यहाँ भी दिखाई देगा। ठीक है, तो आप दोनों का इंडिविजुअली एमपी करने के बजाय आप सिंगल मेंबर को, अगर आप इस मेंबर को देखें तो ये मेंबर ऐसे ही स्ट्रेट होता जब ये डब्ल्यू नहीं लग रहा होता, तो ये बॉडी एकदम स्ट्रेट होता। लेकिन इस डब्ल्यू लगने के बाद वो बॉडी मैकेनिज्म में गया और ये बॉडी यहाँ से रोटेट करके यहाँ चला गया। मतलब जो इस बॉडी का, अगर इस बीम का डिफ्लेक्शन देखें उसके अपने एक्चुअल शेप से, तो वो डिफ्लेक्शन 2 थीटा का हुआ ओवरऑल। तो चलिए इसके कोलैप्स फोर्स को फाइंड आउट करते हैं। कोलैप्स फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला हम लोग प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क को यूज करेंगे, जिसमें एक्सटर्नल वर्क और इंटरनल वर्क बराबर होते हैं। एक्सटर्नल वर्क वो करेगा जो हम लोगों ने एक्सटर्नली अप्लाई किया है, तो इस चीज़ को अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल वर्क इक्वल टू इंटरनल वर्क। तो एक्सटर्नल वर्क कौन करेगा? जो मैंने एक्सटर्नली अप्लाई किया है, तो एक्सटर्नली डब्ल्यू अप्लाई किया था। और रिएक्शन, ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले ही पिछले क्लास में आपको बता चुका है कि ये रिएक्शन को फाइंड आउट करने में आप टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन का तो कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है। ये रिएक्शन, ये जो बीम है यहाँ से डिस्प्लेस, यहाँ से भले रोटेट कर गया, ध्यान दीजिएगा, रोटेशन हुआ तो हमारे लिए मोमेंट इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन रोटेशन हुआ तो हमारे लिए मोमेंट इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन हमारे लिए फोर्स इंपॉर्टेंट नहीं होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क निकालने के लिए या तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करते हैं या फिर मोमेंट इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करते हैं। तो हमारा यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आया तो मोमेंट इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए, लेकिन यहाँ पे एंगुलर लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं आया तो हमारे लिए फोर्स इंपॉर्टेंट नहीं होगा। तो इसलिए ये VA रिएक्शन को फाइंड आउट करने में आप टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि इस VA के द्वारा जो वर्क किया जाएगा वो जीरो किया जाएगा, क्योंकि इसका कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो एक्सटर्नल वर्क सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यू करेगा। डब्ल्यू कितना काम करेगा तो आपको हम ये भी बता चुके हैं। आप इसको फाइंड आउट करने में आप कंफर्टेबल होंगे हमेशा की तरह, क्योंकि आप, हम देखिए पिछले 2-3 लेक्चर से हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं ये फाइंड आउट करने के लिए। तो ये दोनों ट्रायंगल, ध्यान दीजिएगा, ये अगर जब भी ये डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना हो ना, तो आप हमेशा इस ट्रायंगल को देखिएगा पूरे। ये ट्रायंगल में ये लेंथ बराबर है। जब ये लेंथ बराबर है तो दोनों लेंथ से, दोनों ट्रायंगल से जब आप इसको निकालिएगा तो दोनों ट्रायंगल से सेम ही निकल के आएगा, जो कि L/2 इंटू थीटा निकल के आएगा, क्योंकि R इंटू थीटा, R थीटा के बराबर इसका लेंथ निकल के आएगा। तो जो ये काम करेगा W कितना काम करेगा, तो W इंटू L/2 इंटू थीटा, इतने के बराबर ये काम करेगा। ठीक है, अब इंटरनल वर्क कौन कौन करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इंटरनल वर्क जब पहले हम सिंपली सपोर्टेड की बात करते थे तो एक ही इंच बनता था, एक इंच बनने की वजह से एक ही जगह पे एमपी आता था और एक ही एमपी काम करता था। लेकिन यहाँ पे 3 इंच बने हैं तो तीनों जगह एमपी आएंगे, तीनों एमपी आएंगे तो तीनों जगह काम होगा, यहाँ भी काम होगा, यहाँ भी काम होगा, यहाँ भी काम होगा। तो एक एक करके सबका काम इन्वॉल्व करते हैं। तो ये कितना काम करेगा, ये एमपी
थीटा रोटेशन को रेजिस्ट कर रहा है, क्योंकि इंटरनल फोर्स है, इसलिए जाहिर सी बात है ये रेजिस्ट कर रहा होगा। उसके डायरेक्शन में एमपी नहीं होगा, थीटा के डायरेक्शन में एमपी नहीं होगा, थीटा के अपोजिट एमपी होगा। इसको हम लोग पहले ही क्लास में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो ये थीटा के अपोजिट एमपी होगा। उसके बाद तो ये एमपी कितना काम करेगा, एमपी टू थीटा। ये एमपी कितना काम करेगा, तो इसका आप अलग अलग इस मेंबर के लिए निकाल सकते हैं, या फिर सिंगल मेंबर को आप टू थीटा से। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि एमपी को, ये एमपी कितना काम करेगा, यहाँ पे टू थीटा डिफ्लेक्शन करवाया। ये मेंबर ऐसे का ऐसे होता है, लेकिन ये टू थीटा से डिफ्लेक्ट कर गया। इसका मतलब ये टू थीटा के बराबर काम किया। इसने एमपी ने टू थीटा को रेजिस्ट किया। ये एमपी थीटा को रेजिस्ट कर रहा होगा, ये एमपी थीटा को रेजिस्ट कर रहा होगा, लेकिन ये एमपी टू थीटा को रेजिस्ट किया, क्योंकि ये टू थीटा के बराबर डिफ्लेक्शन को यहाँ पे, ये टू थीटा के बराबर यहाँ पे डिफ्लेक्शन हो गया, इसलिए जो एमपी रेजिस्ट कर रहा होगा वो टू थीटा के बराबर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रेजिस्ट कर रहा होगा। तो एमपी इंटू टू थीटा, और फिर वापस से इस एमपी के लिए ये एमपी थीटा को रेजिस्ट कर रहा होगा, तो ये थीटा यहाँ पे। तो इस तरीके से बढ़िएगा, थीटा 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 हर जगह कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि तीनों जगह पे थीटा, यहाँ पे थीटा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे जब W निकालिएगा, तो आप जब निकालिएगा तो ये 2 3 1 4 4 एमपी और ये 8 एमपी, तो 8 एमपी बाई L निकल के आ जाएगा। तो ये कोलैप्स लोड हो गया हमारा, किसके लिए, फिक्स्ड बीम के लिए, जिसमें जो पॉइंट लोड है वो सेंटर पे एक्ट कर रहा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सब देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इन चीज़ को याद रखिएगा। या तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा छोटे छोटे एग्जाम में, या फिर बड़े एग्जाम में इनका एप्लीकेशन आ जाएगा। मतलब कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जिसमें डायरेक्ट फिक्स्ड बीम में कोलैप्स लोड को इसको यूज करना होगा डायरेक्टली। तो इन चीज़ को डायरेक्टली याद कर लीजिएगा। चलिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, जिसको इसमें स्किप कर दी है, लेकिन वो आपको ध्यान रखने हैं हमेशा। वो उसका जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, उसका जरूरत बाद में पड़ेगा जब अच्छे क्वेश्चंस आएंगे तो। लेकिन उन चीज़ को आपको हमेशा ध्यान रखना है। एमपी के डायरेक्शन को, जो प्लास्टिक मूवमेंट का डायरेक्शन होगा वो कहाँ किस मेंबर में कहाँ पे होगा। तो इस मेंबर में इस पॉइंट पे अगर एमपी का डायरेक्शन देखें तो वो कितना होगा, इस डायरेक्शन में होगा। क्यों, क्योंकि थीटा का डायरेक्शन ऐसे है तो एमपी का डायरेक्शन ऐसे होगा, क्योंकि थीटा और एमपी तो ऑलवेज अपोजिट होते हैं। प्लास्टिक मूवमेंट रेजिस्ट करता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, इसलिए अपोजिट होना ही पड़ता है उसको। तो यहाँ पे एमपी का डायरेक्शन ऐसे होगा। इस मेंबर में देखें तो एमपी का डायरेक्शन ऐसे होगा, क्योंकि थीटा ऐसे है। इस मेंबर में देखें तो थीटा ऐसे है, तो एमपी का डायरेक्शन ऐसे होगा। यहाँ पे देखें तो थीटा ऐसे है, तो एमपी का डायरेक्शन ऐसे होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 3 जगह एमपी आ रहे हैं, क्योंकि 3 जगह हिंज का फॉर्मेशन हो रहा है। देखिए बेंडिंग मोमेंट हर जगह आ रहा होगा, लेकिन वो बेंडिंग मोमेंट एमपी के बराबर 3 जगह पे पहुंच रहा होगा। तो ये मत इंटरनल वर्क में हमेशा ये मत दिमाग में बांध के चलिएगा कि हमको बेंडिंग मोमेंट का वर्क निकालना है। देखिए हर जगह का बेंडिंग मोमेंट इंटरनल काम करेगा, लेकिन वो बेंडिंग मोमेंट कोई डिफ्लेक्शन ही कॉज नहीं कर रहा है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कॉज नहीं कर रहा है। तो हर जगह का बेंडिंग मोमेंट काम नहीं करेगा, सिर्फ वो बेंडिंग मोमेंट काम करेगा जो एमपी पे रीच कर चुका है, जो प्लास्टिक मोमेंट पे रीच कर चुका है। तो हमारा वही बेंडिंग मोमेंट इंपॉर्टेंट होगा, उसी का काम इंपॉर्टेंट होगा, उसी का इंटरनल वर्क इंपॉर्टेंट होगा जो थीटा डिस्प्लेसमेंट वहां पे हो जाए जिसका। तो जहां पे भी थीटा डिस्प्लेसमेंट होगा वहां का बेंडिंग मोमेंट इंपॉर्टेंस होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थीटा का रिटोर्सन हुआ, यहाँ पे थीटा का रिटोर्सन हुआ, यहाँ पे थीटा का रिटोर्सन हुआ, तो यहाँ का जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो काम करेगा। तो इसका बेंडिंग मोमेंट इंपॉर्टेंट होगा, इसके बेंडिंग मोमेंट को काम में लीजिएगा। बाकी बेंडिंग मोमेंट को काम में लेने से कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि थीटा रोटेशन ही वहाँ पे नहीं हो रहा होगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ था, ये सब चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा। इन सब चीज़ का डायरेक्ट ही अच्छे क्वेश्चन में यूज आ जाएगा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कमेंट कर दीजिएगा तो और अच्छी बात है, हमको डायरेक्टली पता चल पाएगा कि वाकई में आपको ये लेक्चर पसंद आया। और इतनी अच्छे तरीके से और इतने सिंप्लीफाइड तरीके से, इतने इन डेप्थ में आपको स्टील स्ट्रक्चर कोई भी नहीं पढ़ाएगा। तो इसलिए उन लड़कों को भी लेक्चर शेयर कीजिए जिनको स्टील स्ट्रक्चर पढ़ने डिफिकल्टी होती है, ताकि वो भी अच्छे से स्टील स्ट्रक्चर को पढ़ पाएँ। थैंक यू सो मच।